गुड आफ्टरनून। एक बार जोर से है ना। गुड आफ्टरनून। मुझे आते से ऐसा लगा कि बहुत सोने वाला माहौल बना हुआ है क्लास में। बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत संभाल के बैठे हुए हैं और बहुत सारे पड़ोसी के सहारे बैठे हुए हैं। तो कितनी बजे से क्लास थी? 9:30 से। अभी तो 2 पीरियड और बचे हैं, मेरा भी बचा है और एक लॉ का पीरियड और है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसके अलावा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। और अब ठीक है, आदत तो अभी रही नहीं होगी इतने देर बैठने की। स्कूल में भी इतनी क्लास नहीं लगती है, कोचिंग पे तो सवाल ही नहीं उठता। तो काफी लंबा अरसा जो है वो बैठने के बाद, और अभी खाना भी खा लिया होगा तो भी नींद आ रही होगी। तो अब देखना है यार, थोड़ा सा आप कल से मैनेज करना, है ना। क्योंकि आखिरी आखिरी के पीरियड पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल काम है, खास करके लंच के बाद वाले पीरियड। उसमें आदमी को टीचर धुंधला नजर आता है और आवाज तो सुनाई नहीं देती और दिमाग तो काम ही करना बंद कर देता। दिमाग जो है वो बोल देता है आंखों को कि तुम खुली रहना, और कानों को बोल देता है कि सुन के निकाल देना। दिमाग तक नहीं आना चाहिए। अब ऐसी अवस्था में मेरे को आपको पढ़ाना रहेगा, तो अब किसी को भी पढ़ाना रहेगा, खैर वो कोई भी फैकल्टी हो तो दिक्कत का काम है। चलिए, तो आप सब लोग सितंबर 25 सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट देना चाहते हैं, ठीक। थर्ड पेपर आपका जो है उसका नाम है, बोलते थे पहले, अब बोलते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। पेपर नंबर 3, 100 मार्क्स का पेपर है। 100 क्वेश्चंस आएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। तीनों सब्जेक्ट को मिला करके एक पेपर बनाया जाएगा। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। एंड 2 आवर्स आपको 100 क्वेश्चंस पढ़ करके सॉल्व करके क्वेश्चन मार्क का गोला लगा के, मतलब आंसर का गोला वो ये मार्कशीट में लगाना पड़ेगा। ये सारा काम आपको 2 घंटों में निपटाना है। 100 क्वेश्चंस को करना, सबसे बड़ा टास्क यही है कि वहां पे आपको 100 क्वेश्चंस 2 घंटे में खत्म करना है। टाइम मैनेजमेंट बड़ा मुद्दा हो जाएगा। उसके बाद फिर सब्जेक्ट 3 है, तीनों का नेचर अलग अलग है। मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स एक अलग सब्जेक्ट है और एलआर एक अलग सब्जेक्ट है। वो क्वेश्चन वहां मिक्स होकर के आते हैं। तो सेक्शन बटे हुए नहीं है कि 40 मार्क्स का मैथ्स, 40 का स्टैटिस्टिक्स और 20 का एलआर, मिक्स होकर के आते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है कौन से सब्जेक्ट का कौन से टॉपिक का है, और उसके हिसाब से फिर उसको सॉल्व करना है। मैं आपको जो है, जो 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है उसमें स्टैटिस्टिक्स, ये 40 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपके लिए इस पेपर में 2 फैकल्टी हैं। रविजीत सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा। मतलब इस 100 मार्क्स के पेपर के आपके रोज कितने पीरियड लगेंगे? 2 पीरियड लगेंगे। तो साथ में मतलब 100 मार्क्स के लिए 2 घंटे आपको रोज देना है। अभी तो आप लोगों की हालत को समझते हुए 45 मिनट के पीरियड लगाए जा रहे हैं, जो कि भविष्य में ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। पर आपको 7 घंटे रोज देना है। उसके अलावा फिर टेस्ट वेस्ट होंगे तो एक आध घंटा आपका और बढ़ जाएगा। तो आज जाकर के घर पे बढ़िया शांति से कमरे में बैठना और खुद को समझा लेना, है ना, को कर भी लेना है। क्योंकि हमने देखा है कि लोग जो 2-3 दिन बहुत जोश में आते हैं, फिर धीरे धीरे उनका मन करने लगता है कि यार मैं कोई सीए बनने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ, मैं तो कोई देश को आजाद करूंगा और किसी देश में का महात्मा गांधी बनूंगा, मैं मेरा भी फोटो जो है नोट पे आएगा। तो वो घर में ऐसा समझा देता है कि छोटा मोटा काम क्या करना सीए बनने का, बड़ा काम करेंगे, ठीक। तो वो ऐसा जो भी हो, मन आप अपना वो कर लेना मजबूत कि यार ये करना है। मेहनत बहुत है। सीए का कोर्स आपसे इंटेलिजेंसी नहीं मांगेगा, पैसा नहीं मांगेगा, कुछ नहीं। वो सिर्फ आपसे मांगेगा कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी आपकी क्लास में हो, कंसिस्टेंट आप पढ़ें, और जितनी देर मेहनत सिटिंग कर सकते हैं टेबल कुर्सी के ऊपर पढ़ने की, उतनी देर आप करिए, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएंगे। ये पूरा कुर्सी पकड़ कोर्स है ये। बिल्कुल आपको फेविकॉल लगा के बैठना पड़ेगा 3-3 4-4 घंटे, घर पे भी और क्लास में भी। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ
40 मार्क्स का सब्जेक्ट है, हमें इसके अंदर 8 चैप्टर कवर करने हैं। पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लें कि स्टैटिस्टिक्स जो है इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एक ब्रांच है उसकी, वहीं से निकला हुआ सब्जेक्ट है। जितनी भी रिसर्च ओरिएंटेड मेथड्स थी, जितने भी ऐसी मेथड्स थी जिसमें डेटा को इंटरप्रेटेड करके, आंकड़ों का विश्लेषण करके उनसे नतीजे निकालने हैं, उन सारी मेथड्स को कलेक्टिवली एक जगह रख दिया गया और उस सब्जेक्ट का नाम कर दिया गया है स्टैटिस्टिक्स। आपको यहां पर हमेशा रॉ मटेरियल के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में डेटा दिए जाते हैं, आंकड़े, और आपसे बोला जाता है कि आप इससे रिजल्ट निकालिए। जैसे आपको बोल दिया गया है कि एक कंपनी जो है वो एक साल में 2 लाख रुपए एडवर्टाइज में खर्च करती है, फिर अगले साल 5 करती है, फिर 6 लाख करती है, फिर 10 लाख करती है, फिर 12 लाख करती है, उसके 5 साल का रिकॉर्ड है। और आपसे बोला जा रहा है कि जिस साल वो 2 लाख रुपए विज्ञापन पे खर्च करती है, उस दिन उसकी सेल जो है, ईयरली सेल कितने की होती है? 20 लाख रुपए की होती है। यहाँ करती है तो उसकी सेल 30 लाख हो जाती है, यहाँ बढ़कर के 32 हो जाती है, यहाँ 40 लाख हो जाती है, और यहाँ 50 लाख सेल हो जाती है। अब ये एक इंफॉर्मेशन है, दिस इज ए न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ ए कंपनी ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड सेल्स ऑफ द कंपनी लास्ट 5 ईयर्स, उसके अंदर आपको ये दिया गया। अब इसमें आपसे पूछा जाए, मैनेजर को बुलाया कंपनी वालों ने, बोला यार ये अपना रिकॉर्ड है, अब आप मैनेजर ये बताइए कि अगर अपन एडवर्टाइजमेंट का बजट बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दें तो अपनी एक्सपेक्टेड सेल क्या हो सकती है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सेल ऑफ द कंपनी इफ द बजट इज ऑफ ₹15 लाख। कंपनी ने बोला हम अगले साल 15 लाख खर्च कर देंगे, आप बताइए क्या सेल हो जाएगी? अब उसको यहाँ एनालिसिस करना है तो उसको स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो यहाँ पर रिग्रेशन मेथड अप्लाई करेगा और नतीजा निकाल देगा कि अगर आप 15 लाख रुपए खर्च करोगे तो इतने लाख रुपए की आपकी सेल हो जाएगी। वो कैलकुलेशन के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 5 ईयर रिकॉर्ड, जो पिछले 5 साल की डेटा उसके पास है, वो निकाल देगा कि साहब 15 लाख आप खर्च दो, मेरे हिसाब से हमारी 60 लाख रुपए की, 65 लाख रुपए की, या जो भी फिगर निकलेगा कैलकुलेशन से, इतनी सेल हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबल सेल वो निकाल देगा, उसके ऊपर या उसके नीचे आपको रिजल्ट मिल जाएगी। और सारा एनालिसिस वो किसके आधार पे करेगा? जो पिछले 5 साल के डेटा है उसके आधार पे करेगा। ये स्टैटिस्टिक्स है। अगर कंपनी वालों ने ये बोल दिया कि यार चलो आप तो इस हटाओ, हमको तो 80 लाख रुपए की सेल चाहिए अगले साल, सेल कितनी हो जानी चाहिए? 50 लाख से बढ़कर के 80 लाख, 80 लाख की हमको सेल चाहिए। तो बताओ एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च कर दें, कितना लगा दें? विज्ञापन में 16 लाख खर्च कर दें, 17 लाख कर दें, 20 लाख कर दें, उतना आप बोलोगे उतना विज्ञापन पे खर्च कर देंगे। आप तो बता दो 80 लाख रुपए की सेल कैसे मिलेगी? तो भी वो क्या करेगा? रिग्रेशन एनालिसिस करेगा। समझ में आ रही बात? डेटा, डेटा का नतीजा निकालना स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। ऐसे बहुत सारी मेथड्स हैं जो यहाँ पर हमको इस सब्जेक्ट में पढ़नी है। पूरी तरीके से फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट है, टफ नहीं है। जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है उनको कोई टफ नहीं है, जिनको नहीं है उनको भी नहीं है। मुझे केवल आपका मैथमेटिक्स कितना चाहिए? कैलकुलेटर चलाते आना चाहिए, उस पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रूट का बटन कहां होता है ये करते आना चाहिए। इतना तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अरे बोलो यार, मैं आपकी भावना समझ रहा हूं। मैं ये भी समझ रहा हूं कि आपको यस सर बोलने में भी कितनी ताकत लग रही है। अभी तो आप उस शख्स को या उस व्यक्ति को गाली दे रहे होगे बैठ करके जिसने सजेस्ट किया होगा कि सीए कर लेना। बहुत क्रांतिकारी विचार आपके मन में आ रहे होंगे उसको लेकर के, और अगर खुद किया होगा तो खुद के ऊपर कोस रहे होगे बैठ के। तो मैं ऐसे में आपकी विचारधारा को तोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन अब बैठे हैं तो बात तो करनी पड़ेगी ना। अरे बोलो हाँ कि ना। कितने लोग इंदौर के? अच्छा इतने इंदौर के, ओके। और कितने बाहर से आए बचे हुए? ओहो, बाहर वाले ज्यादा हैं। कुछ तो सोच रहा हूँ शाम की बस पकड़ने हैं, घर जाके मम्मी पापा को क्या समझाना, बस में बैठ के सोचेंगे। भैया अभी शुरुआत है, इंटर की क्लास वो ज्यादा देर लगती है ना। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, बाद में बोलना मत कि बताया नहीं। और
बहुत सारा 8-8 10-10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं सीए के अंदर। इंटर में तो और भी बढ़ जाएंगे, तो थोड़ी सी मेहनत हम आपको अभी से प्रैक्टिस करा रहे हैं, अगले 4-5 महीने में आदत डाल देंगे तो इंटर में एकदम झटका नहीं लगेगा। ठीक। तो स्टैटिस्टिक्स में मैं आपको बता रहा था, थ्योरी पढ़ी जाएगी, फार्मूले पढ़े जाएंगे, कैलकुलेशन करना पड़ेंगे, अपने को कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, लेके जाना ही है। मेरे सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चंस अनुमानित, अप्रोक्सीमेटली जो पिछला रिकॉर्ड है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, 30 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आते हैं, जिसमें आपको कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। पढ़ करके आप टिक कर दोगे, प्रॉपर्टी कोई पूछ ली, डेफिनेशन पूछ ली, कोई फार्मूला पूछ लिया, तो आपको सिर्फ देखना है और टिक करना, उसमें आपको कैलकुलेशन, मतलब 40 के 40 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल नहीं होंगे। 30 to 32 क्वेश्चंस कैसे होंगे? थ्योरेटिकल होंगे। मतलब पेपर बनाने वाला इस तरह से पेपर सेट करेगा कि बच्चा उसको, एक एवरेज बच्चा 2 घंटे में उसको सॉल्व कर ले। अब वो 40 न्यूमेरिकल मैथ्स के भी आ गए, 40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स के भी आ गए, तो बच्चा उसको कैसे करेगा? तो स्टैटिस्टिक्स में ये बेनिफिट है अपने को कि उसके सब्जेक्ट भी ऐसा है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमर्स वाला भी पढ़ता है, साइंस वाला भी पढ़ता है और आर्ट्स वाला भी पढ़ता है। जैसे कि मैंने आपको ये रिग्रेशन अभी बताया, ये जो मेथड मैं आपको बता रहा था एस्टिमेशन की, इसका नाम है रिग्रेशन एनालिसिस। अब जरूरी नहीं कि उसका न्यूमेरिकल है, हो सकता है वो रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है वो पूछ ले, रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी पूछ ले, रिग्रेशन लाइंस के बारे में कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछ ले। तो क्वेश्चंस 30 to 32 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 कैसे आते हैं? थ्योरेटिकल आते हैं। और यही इस सब्जेक्ट का बेनिफिट है एग्जाम में, कि यहां हमारा समय बच जाता है। हम 40 क्वेश्चन आराम से 30 to 35 मिनट में करके 5-10 मिनट का समय बचा सकते हैं, जिसको हम रीजनिंग करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, वो टाइम कंज्यूमिंग होंगे, क्योंकि उसमें आपको बकायदा उसका चार्ट बना करके उसको सॉल्व करना रहेगा। समझ में आ रही ना आपको मेरे? तो बचा हुआ टाइम, तो स्टैटिस्टिक्स इजीली 30 to 35 मिनट्स में हम 40 क्वेश्चंस करके बाहर हो जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? क्या समझ में आया? पेपर नंबर कौन सा? 3। मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ? स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ। 40 क्वेश्चंस इसके आने हैं, और पिछले 10 मिनट से मैं आपको सिर्फ यही हौसला दे रहा हूँ, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा। वही हौसला दे रहा हूं मैं तुमको कि बेटा 40 नंबर का आएगा, जिसमें से 30 क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे। तो जिन लोगों को कैलकुलेशन के नाम से, मैथ्स के नाम से, फार्मूले के नाम से तकलीफ है, उन लोगों के लिए यहाँ राहत है। क्या ठीक है, चलो इस सब्जेक्ट में अपन कर लेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल हमको 40 मार्क्स हर सब्जेक्ट में लाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत होती है डेटा से। जब दुनिया में इंसान आंकड़ों को समझने लगा, डेटा आए, बहुत पुराने जमाने की अपन बात करें तो एनालिसिस, इसका ये बना यहां से है। पुराने जमाने में राजा रजवाड़ों का शासन होता था, एक इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट तो उनका भी होता था, लेन देन वाला, क्योंकि व्यवस्थाएं तो हमेशा मुद्रा से चलती, करेंसी से। उनके पास उनके सिस्टम थे, कैसे उनकी अपनी जो है करेंसी चलती थी, उनका अपना सिस्टम होता था, टैक्सेशन सिस्टम भी उनका अपना होता था। तो डेटा जो है सबसे पहले राज्य के उपयोग में आने लाए जाने वाले आंकड़े, तो वहां से ये स्टेट शब्द निकला, फिर स्टेट से निकला स्टैटिक, स्टैटिक से निकला स्टैटिस्टिक, और स्टैटिस्टिक से निकला स्टैटिस्टिक्स। तो नाम बदलते बदलते क्या हो गया? स्टैटिस्टिक्स। पुराने जमाने में जो अंकों का लेखा जोखा रखा जाता था, डेटा का हिसाब किताब जो रखा जाता था, उसको स्टैटिक बोलते थे। तो वहां से चीज निकल के स्टैटिस्टिक हो गई। यहां पर भी बात डेटा की हो रही है। आपके पास डेटा है, डेटा मीन्स आप बोलोगे आंकड़े, मैं बोलूंगा आंकड़े मीन्स आप बोलोगे डेटा। सिंपल, शाम तक अपन यही खेलते रहेंगे। Any type of numerical information, just a simple definition, any type of numerical information is known as data.
मैंने आपको बोला यार गर्मी बहुत है, तो एक सामान्य जानकारी है। लेकिन मैंने आपको बोला यार सुबह 30 डिग्री टेम्परेचर था, दिन में 45 डिग्री हो गया, शाम को 32 डिग्री हो गया, मैंने दिन भर में 4 टेम्परेचर आपको बता दिए, तो ये क्या हो गए? डेटा हो गए, जानकारी, संख्यात्मक जानकारी। एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। वो जहां डेटा है वहां स्टैटिस्टिक्स है। दो डेटा भी अगर है तो स्टैटिस्टिक्स है, एक डेटा है तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो कांस्टेंट है। और स्टैटिस्टिक्स को चाहिए वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या, सुना तो होगा, बताओ। एनीथिंग दैट कैन चेंज। और हाँ, मतलब सब बच्चे ऐसे ही जवाब देते हैं, वो मेरे को मेरा वाला तो नहीं मिलता, पर ठीक है। और पीछे से कोई जवाब? हाँ, जिसमें वेरिएशन आता हो, किसमें? वो बोले दैट थिंग विच कैन चेंज। कौन सी थिंग? वो जो थिंग है जो बदलती है वो है कैरेक्टर, लक्षण। और कैरेक्टर दो तरीके से देखे जाते हैं, एक संख्या के आधार वाले और एक गुणों के आधार वाले। एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। जो संख्या वाले हैं वो मेजरेबल हैं, जैसे ऊंचाई, हाइट, एक कैरेक्टर है, लक्षण है, और उसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे वजन, वो एक कैरेक्टर है, मेजरेबल है, किलोग्राम में, मिलीग्राम में हम उसको मेजर कर सकते हैं। हाइट, वेट। इनकम, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो रुपयों पैसों में लिखा जाता है, यूनिट के साथ लिखा जाता है। प्रोडक्शन, उत्पादन, उत्पादन अगर कोयले का होगा तो टनों में होगा, पेट्रोल का हो रहा होगा तो लीटर में होगा, तो वो भी यूनिट के साथ लिखा जाता है। तो ऐसे न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स, पहले की बात तो कैरेक्टर कैसे होना चाहिए? न्यूमेरिकल होना चाहिए, जिनकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती रहती है। वो जो मेजरेबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। आप सब लोगों की एज पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी कि नहीं करेगी? कि सबकी एक जैसी है? वेरी करेगी तो वेरिएबल है। आप सब लोगों की पर डे का एक्सपेंडिचर, कोई बोलेगा मैं 100 रुपए खर्चता हूं, कोई बोलेगा मैं 200 खर्चता हूं, कोई बोलेगा 500। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि नहीं करेगा? वेरिएबल है। तो ऐसे न्यूमेरिकल कैरेक्टर जो मेजरेबल होते हैं और जिनको हम किसी यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जिनकी वैल्यू वेरी करती है, वेरी शब्द से क्या बन गया? वेरिएबल बन गया। तो यहां पर स्टैटिस्टिक्स जो है वो वेरिएबल पे बेस्ड है। वेरिएबल होगा तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी, और बहुत सारी वैल्यूज होंगी तो स्टैटिस्टिक्स होगा। अगर बहुत सारी वैल्यूज नहीं होंगी तो आप किसको कैलकुलेट करोगे? एक वैल्यू है। आपने बोला कि राम एक बंदा है और वो 5 रुपए कमाता है, ठीक है भाई, कमाता है 5 रुपए, एक दिन की इनकम उसकी हो गई। यहाँ कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन राम ने 7 दिन में कभी 10 रुपए कमाए, कभी 12, कभी 15, कभी 17, कभी 20, कभी 30 और कभी 50 रुपए भी कमाए। तो राम की इनकम वेरी कर रही है। अब राम 10 रुपए भी कमा रहा है और 50 रुपए भी कमा रहा है, तो अब यहाँ स्टैटिस्टिक्स है। अब राम से कोई पूछे कि भैया पर डे की इनकम क्या, तो राम क्या जवाब दे? 10 बोलता है तो गलत है, 15 बोलता है तो गलत है, 20 बोलता है तो गलत है, और 50 बोलता है तो भी गलत है। अब राम को चाहिए एक वैल्यू जिसको बताने से वो 7 दिन की इनकम बताने की जरूरत ना पड़े। तो अब राम क्या करे? तो राम जाएगा स्टैटिस्टिक्स के पास। स्टैटिस्टिक्स बोलेगा भैया एवरेज निकाल ले। एवरेज मतलब कैसे निकालेगा राम? राम सारी वैल्यू का टोटल लगा करके उसको 7 से डिवाइड कर देगा। एक्चुअली राम एवरेज नहीं निकाल रहा है, एक्चुअली राम अरिथमेटिक मीन निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? अरिथमेटिक मीन इज ए टाइप ऑफ एवरेज। अरिथमेटिक मीन इज ए टाइप ऑफ एवरेज। राम के पास एवरेज निकालने के लिए 4 मेथड और है, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। लेकिन अरिथमेटिक मीन इज सो पॉपुलर, इसलिए पॉपुलर है कि दुनिया उसको एवरेज के नाम पे पढ़ा देती है। तो बच्चों को लगता है कि एवरेज ही मीन है और मीन ही एवरेज है, लेकिन मीन के अलावा 4 एवरेज
और भी। अब यहाँ राम को स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, फिर राम ये भी देखेगा कि उसकी इनकम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। मिनिमम इनकम 10 रुपए है, मैक्सिमम इनकम 50 रुपए, तो उसकी रेंज जो है वो 40 रुपीज आ रही है, तो वो फैलाव भी देखेगा। एवरेज तो बीच में आ गया, बाकी के डेटा कैसे फैले हुए हैं वो भी देखेगा। तो इस तरह से बीच में अब आगे स्टैटिस्टिक्स बढ़ता जाएगा। पर स्टैटिस्टिक्स के लिए पहली नीड क्या है? इंफॉर्मेशन डेटा के रूप में होनी चाहिए। जैसे ही आपके पास एक से ज्यादा डेटा आए, आप उसमें स्टैटिस्टिक्स की 10 मेथड्स अप्लाई कर सकते हो, चाहे जो आपको जो रिक्वायर्ड हो उसके हिसाब से आप उसका एनालिसिस कर सकते हो। तो कहानी शुरू होती है डेटा से। और डेटा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा कौन से होते हैं? जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है। और सेकेंडरी डेटा कौन से होते हैं? जो दूसरा कोई करे और हम उससे ले लें, तो वो हमारे लिए क्या हो गए? सेकेंडरी डेटा हो गए। तो यहां से कहानी शुरू होती है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। फिर डेटा को किस तरह से कलेक्ट करना है वो देखते हैं, मेथड्स। फिर डेटा को क्लासिफाइड किया जाता है, वो देखते हैं, मेथड्स। फिर उसको टेबुलेट किया जाता है, कैसे टेबल में लिखना है। फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है डायग्राम और ग्राफ से। आपने हिस्टोग्राम का नाम सुना होगा, आपने पाई चार्ट का नाम सुना होगा। ये सब प्रेजेंटेशन करते हैं, डेटा को प्रेजेंट करने के मेथड्स होती, तरीके होते हैं। ठीक, ये सब जो है ये हमारे सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। यहां सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है, डेटा से शुरुआत होगी कहानी की, और पूरा सब्जेक्ट में जो भी टर्म्स नोटेशन यूज होने वाले हैं वो सब हमको यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। क्लास इंटरवल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो सब यहाँ इंट्रोड्यूस। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको इस चैप्टर को स्किप करके, छोड़ के, इसको मैं आपको 4 चैप्टर खत्म करने के बाद 5वें नंबर पे पढ़ाऊंगा। मैं आपको शुरू कर रहा हूं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके फर्स्ट चैप्टर के नोट्स आपको इस में देखने को मिलेंगे, जो आपको आज ये बुक दी गई है, इंट्रोडक्शन किट जिसको बोलते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट के जो फैकल्टी जो पढ़ाने वाली है पहले दिन, उसका पूरा चैप्टर आपको इसमें स्टैटिस्टिक्स का देखने को मिल जाएगा। ये नोट्स का पहला चैप्टर है, हमारी जो नोट्स है बुक है उसका ये फर्स्ट चैप्टर आपको मिल गया। आप उसको घर जाके आराम से पढ़ना, वो तब पढ़ना जब आपको नींद नहीं आ रही हो। आप देखेंगे कि 10 से 15 मिनट में आपको नींद आ गई, फिर जब आपकी नींद खुले अगले दिन फिर आगे का पढ़ना। आज तो बिल्कुल भी मत पढ़ना, आज घर जाके आराम करना, कल के लिए एनर्जी कलेक्ट करना, फिर कल आना। क्योंकि अभी 2-3 दिन तो होमवर्क मिलेगा नहीं, अभी ताजा ताजा एग्जाम खत्म हुई है, शरीर को पूरा आराम भी नहीं मिला है। दोस्त यार जो नहीं सीए कर रहे हैं वो घूमने फिरने निकल गए, रोज डाल रहे होंगे रील, है ना, कुल्लू मनाली की, शिमला की, हिमाचल की, और क्या मालूम कहाँ कहाँ की, वो जो थोड़े बड़े वाले होंगे दुबई उबई चले गए होंगे। अपन यहाँ बैठे हुए हैं, वो वहाँ ठंडे प्रदेश में मजे मार रहे हैं। तो पहला काम तो यही करना है कि दूसरा क्या कर रहा है वो देखना बंद करना है अपने। नहीं तो रोज आपके मन में कॉम्प्लेक्स आएगा। हमारे साथ भी होता ना, हमारा 1 अप्रैल से पढ़ाने का काम शुरू होता है ना, और हमारे जो सारे दोस्त हैं वो चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए। अनिल नाटा सर आपसे बात करने के आए। हेलो, गुड आफ्टरनून। शायद मेरी इस पूरी जर्नी में मैं ऐसा पहली बार हुआ होगा जब सीए फाउंडेशन की क्लास में आया हूँ। अभी तक मैं कभी नहीं आया। क्लास के फर्स्ट डे तो छोड़ दो, एंड डे तक भी मैं कभी क्लास में एंट्री नहीं ली, कभी मैं क्लास में नहीं गया। लेकिन मुझे कुछ टीचर ने कहा कि सर आपको बच्चों से एक बार मिलना चाहिए, और ख़ास करके ये फर्स्ट डे जो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं सबसे पहले तो जो फर्स्ट पेज, फर्स्ट डे, और आपके पेरेंट्स
आपके टीचर और आपने जो कॉन्फ्रेंस दिखाया है नाटा एकेडमी में, आप देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। अच्छी बैच, फर्स्ट डे के हिसाब से आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है। तो मैं आपके पेरेंट्स, आपके टीचर और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक्स कि आपने नाटा एकेडमी पर फेज किया और एकेडमी को ज्वाइन किया। अब ये जो आपका फेज है, जितना आपका फेज है उससे बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में फीडबैक, मार्केट में क्रेडिट, मार्केट में आपका क्या स्टैंडिंग है, क्या आपका परफॉर्मेंस है, मार्केट में लोग क्या बोलते हैं, आपको सीनियर क्या बोलते हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली हमको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारे टीचर को भी, हमारे स्टाफ को भी, हमारी टेस्ट टीम को भी और सबको। तो हम जिस तरह का रिस्पॉन्स है, हम अब नहीं चाहेंगे कि इस बैच में और ज़्यादा भीड़ बढ़ाई जाए। अभी भी बहुत इंक्वायरी है, ऑनलाइन ऑफलाइन काफ़ी इंक्वायरी है, और कई बच्चे तो जो विजिट कर चुके हैं, पर वो बैच अभी कोई बोलेगा हम 2 दिन बात करेंगे, वो 1 दिन बात करेंगे। तो हमारा ये प्लान है कि अब इस बैच में ज़्यादा स्ट्रेंथ ना इकट्ठा की जाए, बल्कि एक लिमिट के बाद इसको रोक करके अगला बैच हमने अनाउंस कर दिया है। हम अब नेक्स्ट बैच 4 अप्रैल, ये तय हुआ ना अपना, तो अगला बैच हमारा 4 अप्रैल को होगा। तो हमारी कोशिश होगी कि कोई भी नए एडमिशन इसमें ना दिए जाएं, बल्कि मैक्सिमम एडमिशन अब जो दिए जाएं वो दिए जाएं 4 अप्रैल वाली बैच में। आपका जो टाइम शेड्यूल रहेगा, शुरुआत में शायद अभी थोड़ा सा किसी किसी बैच में 45 मिनट है, पर वो सब कुछ बढ़ाकर 1 घंटा हो जाने वाला है, जल्दी हो जाएगा। आपके लिए थोड़ा बर्डनसम होगा, देखिए, लेकिन जब आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट होगा, क्योंकि आपको अकाउंट में 2 बैच लगेगी, लॉ में 2 बैच लगेगी, ये हमारा एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है जो हमने पहली बार किया है और बहुत ही सुपर डुपर जाने वाला है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। मित्तल सर अपने आप में इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, मैं इंटर पढ़ाता हूँ, मुझे आज तक एक स्टूडेंट में नहीं मिला जो ये कहे कि सर नाटा सर आपने बहुत अच्छा अकाउंट पढ़ाया, पहले तो हमको मज़ा नहीं आया। मतलब वो बहुत परिपक्व होकर, मैच्योर्ड और बहुत बेसिक फंडामेंटल से फुल होकर ही इंटर में आता था, और इंटर में मुझे उसको पढ़ाने में तकलीफ कभी नहीं होती थी। तो मित्तल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका, और इतने सालों का उनका अच्छा फीडबैक है। उसके एडिशन में हम मनोज सर को लेके आए। आप जानते हैं मनोज सर यहाँ पर लाए गए हैं, जो भी हो वो भी सुपर डुपर बहुत शानदार पढ़ाते हैं। पहले भी नाटा में रह चुके हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं था, किसी वजह से वो गए थे, वापस आ गए और अब आए हैं परमानेंटली। तो दो महान टीचर, बहुत कहूँगा मैं, बिल्कुल महान हस्तियाँ है दोनों। एमपी में उनके जैसा अकाउंट पढ़ाने वाला टीचर इस लेवल पे आपको नहीं मिलेगा, लिटरली। तो आपको 2 अच्छे टीचर पढ़ाने वाले हैं। 2 टीचर जब अकाउंट पढ़ाएंगे तो आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट होगा, जल्दी कंप्लीट होगा तो रिवीजन ज़्यादा होंगे, रिवीजन ज़्यादा होंगे, मॉक टेस्ट ज़्यादा होंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आने वाला है, कोई डाउट ही नहीं है। सारा गेम रिवीजन मॉक टेस्ट पर डिपेंड करता है। रिवीजन ज़्यादा, मॉक टेस्ट ज़्यादा, तो रिजल्ट अच्छा आता ही है। आपको यदि बैच के बाद सेल्फ हिस्ट्री का टाइम नहीं मिला, मॉक टेस्ट नहीं दिए, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो वो आपको टाइम मिलेगा, कोर्स जल्दी कंप्लीट होगा। लॉ में 2 धुरंधर हैं आपके पास, आप पढ़ के देख चुके हैं। असीम सर सिर्फ इंदौर नहीं, सिर्फ एमपी नहीं, एमपी के बाहर भी वो एक फेमस स्पीकर के रूप में है। आईसीआई में मोर देन पता नहीं 500 प्लस सेमिनार ले चुके हैं वो। आईसीआई के वो मोर देन 500 प्लस सेमिनार ले चुके हैं, मेंबर्स और मेंबर्स को पढ़ाते हैं, सीए मेंबर्स को, स्टूडेंट सेमिनार लिए हैं, मेंबर सेमिनार लिए हैं, बहुत ही फेमस स्पीकर हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप इंटर में पढ़ेंगे या एज टू, वो जो एज बनते हैं उसकी बॉडी में रहे हुए, वो एज बनाने वालों की बॉडी में रहे। एक युवा टीचर सौरभ सर आए हैं, कंपनी सेक्रेटरी, वो भी बहुत अच्छे हैं, आप जानते हैं, आपने फीडबैक सुना होगा, पढ़ा भी होगा, फीडबैक सुना भी होगा। सारे टीचर एक से बढ़कर हैं। यदि आप कंपैरिजन करें, मैं तो आपको बिल्कुल दावे से कहता हूं, किसी भी नाटा के टीचर को दूसरे किसी भी टीचर से कंपेयर करके देखें,
आपको यहाँ के टीचर हमेशा थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा अपर ही दिखेंगे। खत्री सर पढ़ा रहे हैं। इंदौर क्या शायद एमपी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, एक टीचर नहीं होगा जो स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी किया हुआ हो, एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स, देन पीएचडी मींस डॉक्टरेट इन स्टैटिस्टिक्स। ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कहाँ मिलेगा पूरे एमपी में? पूरे इंडिया में बता दो, कोई टीचर स्टैटिस्टिक्स का जो पीएचडी इन स्टैटिस्टिक्स हो नहीं मिलेगा आपको। बस ये है कि हम सारी बातें कई बार बता नहीं पाते। तो दीपक सर हैं, दीपक सर कॉर्पोरेट में काम कर चुके हैं, पीडब्ल्यूसी एंड वाई जो आप जानते हैं सीए की बड़ी फर्म्स हैं वहाँ पर वो जॉब कर चुके हैं, उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर है। आप मतलब हर टीचर में क्या एक एक की बात करूँगा आप स्टेट हो, मैथ्स हो, कोई भी टीचर से आप कंपेयर करेंगे तो टीचर आपको यहाँ भारी मिलेगा। अब इनकी ड्यूटी है आपको वो अपनी क्वालिटी को डिलीवर करना, ये पीएचडी हैं। और उसके बाद यदि आपको नहीं समझा पाए, आपको नहीं पढ़ा पाए, तो फिर इनकी पीएचडी बेकार है। इनकी भी ड्यूटी है कि अपने कंटेंट को आप तक उतारें, आपके दिलो दिमाग तक उतारें, पर आपकी ड्यूटी है कि उसको गहराई से समझें, लॉजिकली समझें, प्रैक्टिस करें और फिर उसको एग्ज़ाम में उसको कन्वर्ट करें सक्सेस में। तो मुझे बस यही अनाउंस करना था। और मैं कोई यहाँ पर टीचर की तारीफ करने वाकई नहीं आया हूँ, आप लोगों को धन्यवाद देने आया हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि अगली बैच आपको भी पता रहे कि नेक्स्ट बैच हमारी 4th, उसके बाद फिर 7th वगैरह प्लान करेंगे। जिस तरह का फ्लो है हमें फिर शायद और भी नई बेंच अनाउंस करनी पड़ेगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बस एकेडमी पर फेथ कीजिए, टीचर पर फेथ कीजिए और बाकी अपने ऊपर भी फेथ कीजिए। हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं, सारा दरोमदार टीचर का नहीं होता। यदि टीचर के पढ़ाने से ही रैंक आती होती, मतलब टीचर की वजह से ही सब कुछ होता, तो एक ही क्लास में ये बच्चा मान लो इंडिया टॉप किया, इसका इंडिया 7 नंबर है और उसमें से कोई बच्चा फेल भी है, एक ही बेस से टॉपर भी आता है, एक ही बेस से फेल्योर भी आता है। क्यों? सिर्फ टीचर के पढ़ाने से होता तो एक बैच के सारे बच्चों की रैंक आती या सारे बच्चे फेल होते। तो सब कुछ डिपेंड करता है आप पर, आप कितना ग्रेस्प करते हैं, कितना एडॉप्ट करते हैं, कितने टीचर की सीख को, यहाँ के सिस्टम को अपने में उतारते हैं। आपका होमवर्क चेक होगा, होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ये भी हमारे रिकॉर्ड में रहेगा। टीचर होमवर्क दे रहा है नहीं दे रहा है ये हमारे रिकॉर्ड में रहेगा, हमारी रिपोर्ट में रहेगा। होमवर्क आपने किया कि नहीं किया वो होमवर्क चेक होगा, उसकी भी रिपोर्ट बनेगी, आपने होमवर्क किया कि नहीं किया। आप क्लास आए नहीं आए, टेस्ट दिया नहीं दिया, दिया तो रिजल्ट क्या रहा, वो सब की रिपोर्ट हमारे पास बराबर रहेगी। क्योंकि आपके अर्ज ज़्यादा हैं, 7 घंटे 6 घंटे जो भी होगा, इसलिए अदरवाइज हमारी एक वर्कबुक क्लास अलग होती थी, एक एक्स्ट्रा शीट देकर हम क्लास को एक्सटेंड करते थे 1 घंटे तक, और 1 घंटे आपको यहीं बैठकर कुछ प्रैक्टिस करवाते थे। शायद वो हम मैनेज करेंगे। डेली आपका कुछ न कुछ शेड्यूल रहेगा, या तो वर्कबुक या टेस्ट, तो आपको यहीं पर प्रैक्टिस हो जाएगी, यहीं पर टेस्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं आपने 12 के तुरंत बाद, आपका 12 खत्म हुई बात 26 को आपने बैच ज्वाइन किया, एक को अर्ली है, बहुत अर्ली है, आप लोग जल्दी ज्वाइन किए, उसका बेनिफिट मिलेगा, मिलना भी चाहिए। तो जो आपका एक स्टेप है, बोल्ड स्टेप, कि आपने 12 के रिजल्ट का वेट नहीं किया, ना करना चाहिए, डेफिनेटली वो हमारे लिए सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप में से भी भले आईसीआई रैंक डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन आप अंडर टॉप 50 में मार्क्स ला सकते हैं। और एकेडमी से आपको जो भी हेल्प चाहिए, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। आपको किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ पर होती तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ें मैनेज होगी, अच्छे से होगी। थैंक यू, थैंक यू। बस सॉरी, मैंने आपको बगैर इंटीमेशन के बीच में आ गया, आपका टाइम लिया। ये हमारे प्लान में बिल्कुल नहीं था, बस ऐसे ही मुझे लगा कि मैं मिल लेता हूँ बच्चों से, तो मिल लिया मैं। थैंक यू। हाँ, कुछ आया क्या मोटिवेशन, कि डरा दिया सर ने? वो आते नहीं, मैं तो खुद सरप्राइज रह गया कभी इस तरह से बीच में, पर
उनको लगा होगा कि चलो भाई हालचाल पूछ लो। सही मायनों में हालचाल पूछे होते तो आप भी बता देते कि बहुत पीड़ा में है सर, इतनी तकलीफ है कि क्या बताएं। अभी 3:06 हो गए, आज 6 घंटे से ढंग से मोबाइल भी नहीं देखा है। हमारी जीवन रेखा जो है हम उसको ही नहीं देख पा रहे हैं। ना किसी सोना की किसी बाबू से बात हुई है और ना किसी बाबू ने किसी सोना को हाय बोला सुबह से। वो बेचारे अलग परेशान हो रहे होंगे कि क्या हुआ आज भाई। पर अब कंपटीशन के हिसाब से नहीं था पहले ऐसा नाट्य एकेडमी, मतलब ये इतनी बड़ी करोड़ों रुपयों की एकेडमी, किसी की ओन एकेडमी एमपी में। हमारे पास 15-16 साल हो गए इस एकेडमी को, हमको 2009 में आए थे और इतने बच्चे आए कि सीपीटी जब आ गया था बीच में, आप लोगों ने सुना होगा, तो 2-2 हजार 2,500 बच्चे हमने सीपीटी में पढ़ाए हैं साल भर के अंदर। तो इस बिल्डिंग में हालत ये रहती थी कि इतनी भीड़ है कि आप खड़े हो जाओ तो धक्का दे दे के पब्लिक नीचे उतार देती थी, चलने की जरूरत ही नहीं है आप। और इसलिए दो रास्ते बनाए, एक चढ़ने का इधर से, उतरने का पीछे से। तो काफी स्टूडेंट अब हो गए लगभग, मुझे असीम सर को और मित्तर सर को तो 25 साल से ज्यादा यहाँ पढ़ाते हुए हो गए। इतनी बड़ी टोटल एकेडमी भी नहीं थी जब हमने पढ़ाना शुरू किया था, इतना बड़ा भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास जब हमने शुरू किया था, इस रूम जितना भी। तो और बाकी भी सब लोगों को 20-20 साल हो गए एकेडमी में। सारी जो टीम है वो स्टेबल बनी हुई है। और अब तो बच्चे मिल जाते हैं कहीं भी, वो पहचान लेते हैं कि सर आपने पढ़ाया। अभी मैं रजिस्ट्री कराने गया परसों के दिन, तो स्टूडेंट 2003 में पढ़ाया था भाई को, और वो आके खड़ा हो गया, बोले सर पहचाना। मैंने कहा कहाँ यार भाई, 2000 कब पढ़ा? बोले 2003 में, चार्टेड अकाउंटेंट है। तो उनका बढ़िया, बच्चे तो पहचान लेते हैं क्योंकि 5-6 महीने आपने किसी आदमी के मजे लिए हों और बाद में आप उसको भूल जाओ। जिनके आपने मजे लिए, जिनके आपने नाम लिए, जिनके ऊपर नाम रखे, है ना, जिनके ऊपर आपने मीम्स बनाए, स्टोरिया बनाई, उनको आप थोड़ी ना भूल सकते हो। तो टीचर तो याद नहीं रहती, बच्चा पढ़ करके आगे निकल जाता है। स्टूडेंट को याद रहता है कि यार इनके टीचर में पीछे बैठ के मैंने क्या क्या हरकतें करी, है ना। पर अब सिस्टम में थोड़ा सा चेंज ये आ गया है कि अपडेशन बहुत ज्यादा है। आपको 90% अटेंडेंस मेंटेन करनी रहेगी, 90% टेस्ट में आपको देना ही देना है। वो सारे क्राइटेरिया हैं। टेस्ट चेकिंग का सिस्टम पहले नहीं था, अब हो गया है। स्टाफ आएगा आपकी कॉपी में चेक करके जाएगा जो क्वेश्चन दिए कि नहीं। ऑनलाइन वालों की भी चेकिंग होगी, इनसे भी कॉपी मंगाई जाएगी, व्हाट्सएप पे फोटो लेके भेजो, ये अपना होमवर्क देखेंगे, स्टाफ उसको चेक करेगा। ऐसे सिस्टम टेस्ट का भी रहेगा। जो ऑफलाइन है वो ऑफलाइन टेस्ट देंगे, जो ऑनलाइन है ऑनलाइन देंगे। फिर ये अपनी कॉपी, या जैसे हमारी तो OMR शीट रहेगी, उसमें गोले लगाने हैं, तो आपको वो भेजना रहेगी अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। और ऑफलाइन देते हैं तो आप क्लास में देते हैं। टेस्ट के रिजल्ट बाकायदा आपके पेरेंट्स को भी जाएंगे, ये मैं आपको चुपके से बता रहा हूँ। तो नंबर जिससे घर में अच्छी बनती हो उसी का देना, है ना। नहीं तो ऐसा नहीं कि पापा सनी देओल और पापा का ही नंबर दे दिया तो घर में घुसते से ही 2-3 ठूसे 2.5 किलो का हाथ पड़ गया। और फिर आप अगले दिन आए कि यार क्या यार, ऐसे कोई मेरे को 40 में से 4 आए, तुमने घर भेज दिया यार। तो ऐसा, मतलब ये अंदर की बात बता दी है कि मैनेज कर लेना, मतलब आगे तो ये सब चीजें होंगी। चलिए, और घबराना मत। अगर 7 पीरियड लग रहे हैं तो लग रहे हैं, अदरवाइज 5 पीरियड भी लगते हैं तो भी ड्यूरेशन तो इतना ही रहता, वहां पर टाइम बढ़ जाता। लेकिन अब चूंकि अकाउंट्स और लॉ में 2-2 फैकल्टी मैथ्स स्टेट में पढ़ा रही है, तो इसलिए क्या है कि टाइम जो है वो 1 घंटे का 1.5 घंटे का हमने स्प्लिट करके 75-45 मिनट कर दिया। और वो आपसी म्यूचुअल स्टैंडिंग है। कभी आगे जाके ये भी हो सकता है कि मैं 1.5 घंटे मैथ्स पढ़ा दूं, उस दिन स्टेट पढ़ा दूं, मैथ्स की क्लास नहीं लगे, या मैथ्स वाले सर पढ़ा दें, स्टेट की क्लास नहीं लगे। तो वो सब चीजें आगे बढ़ती जाएंगी उसके साथ साथ। ठीक है ना, बोल दो यार, मान सम्मान में ही बोल दो। चलो, तो चैप्टर नंबर 2 की अपन बात कर रहे थे। 15 मिनट लेट छुट्टी होगी आज, मेरी गलती नहीं है, वो दीपक सर ने लेट छोड़ी। दीपक सर बोलेंगे मेरी भी नहीं है, वो बेच उठा के दर लाया मैं। तो कुल मिलाकर के किसी की भी नहीं है ना। आपका भाग्य आज खराब है बस। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। सब लोग क्या काम करेंगे, होमवर्क नहीं दे रहा हूं,
सुन लो, नहीं तो अरे यार पहले दिन ही होमवर्क दे दिया, सर इतनी तारीफ कर गए, पीएचडी पीएचडी है ये वो। मैं आपसे केवल ये बोल रहा हूँ कि आपको जो नोट्स मिले हैं उसको पढ़ लेना, रीड कर लेना, याद करने का नहीं बोला। और ना मैं कल पूछूंगा कि क्या पढ़ के आया बताओ, पेज नंबर 5 पे क्या लिखा है, वैसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। और वो जो कुछ भी बोल गए हैं उससे मत घबराना, पीएचडी वीएचडी का यहाँ पढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है जीवन में उसका 5% भी मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक। क्योंकि मैं बेसिकली बीएससी एमएससी और बीसीए की फैकल्टी हूँ, साइंस वालों को पढ़ाने वाला। ये कॉमर्स वालों को पढ़ाना मेरे को अच्छा खासा मैं पढ़ा रहा था, इनकी कहीं नजर पड़ गई, इनके 4 आदमी आए, हाथ पैर बांधे, मुंह में कपड़ा ठूसा, यहाँ लाके छोड़ दिया, बोला अब यहीं पढ़ाना है। और काम सौंप दिया कॉमर्स वालों को स्टेटिस्टिक्स पढ़ाना। मैथ्स पढ़ाने का काम तो कठिन नहीं है, स्टेटिस्टिक्स भी पढ़ाना है भैया, उनको प्रोबेबिलिटी भी पढ़ानी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ाना है, सैम्पलिंग भी पढ़ानी है, उनके दिमाग में भी आना चाहिए, वो जहां से जाए तो खुश भी रहना चाहिए। तो बहुत सारी जिम्मेदारी है। पर आप घबराना मत, मैं आपको बहुत अच्छे से आराम से धीरे धीरे पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे को 8 चैप्टर 4 महीने में पढ़ाने हैं। मतलब 1 महीने में अपन 2 भी पढ़ेंगे तो 4 महीने, अप्रैल मई जून और जुलाई कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपने पास अगस्त पूरा बचेगा रिवीजन के लिए। जो ट्रेंड है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि 12-15 सितंबर के आसपास आपकी एग्जाम की डेट आएगी, ठीक। तो उतना मतलब ये है कि हम जुलाई तक कोर्स खत्म कर लें, अगस्त में रिवीजन करें, मॉक टेस्ट दें, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, आपके क्यूमुलेटिव टेस्ट होंगे, 2-2 3-3 चैप्टर के मिलाकर के भी होंगे, हाफ कोर्स पे भी मैं टेस्ट लूंगा, फुल कोर्स पे भी मैं टेस्ट लूंगा। 12-15-20 टेस्ट आपको देने, आप इसकी मानसिकता बना करके रखना, ठीक। और ईमानदारी से टेस्ट देना पड़ेंगे। अभी 4 दिन पहले एक केस आया था, बच्चे के पापा, उसके 2 चाचा, दोनों पहलवान दिख रहे थे, फिर उसके 3 मामा अलग। एक मामा तो बार बार यहां दिखा रहा था बंदूक फंसी हुई, वो बोले कि उनका मुद्दा बड़ा वो जिनाइन था, बोले ये फेल हो गया। तो अपने कहा हो गया था, अब क्या करें, हो गया तो बोलते हैं कि नहीं यार ये तो क्या है, टेस्ट में टॉप करता था ये, आपके यहाँ के सारे टेस्ट में इसको अच्छे नंबर आए, यहाँ इसने गड़बड़ कर दी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, टेस्ट में टॉप करने वाला बच्चा है, 200 नहीं ला पाया होगा, कुछ 190 180 स्कोर किया होगा। तो मैंने कहा इतना तो ठीक है सर, चलता है, आईसीआई की एग्जाम में 20 नंबर अगले अटेम्प्ट में कवर कर लेगा। तो बोले नहीं, आप इसके नंबर पूछो टोटल कितने आए। उसके टोटल नंबर मैंने पूरे जीवन में नहीं सुने, 400 में से 27 नंबर टोटल। अकाउंट्स में 6, इको में 7, किसी में 5, किसी में 8, टोटल कितना, 27। तो मैंने उसको पूछा, फिर मैंने उनके सामने मैंने कहा यार ये तो 5-7 लोगों की टीम दिख रही है, अगर अपन समझा नहीं पाए तो अपना नंबर है, और अगर इनको समझा दिया तो इसका नंबर है, नंबर किसी एक का लगेगा। बराबर बराबर थे। तो मैंने फिर उसको गले में हाथ डाल के अलग ले जाकर पूछा कभी कहानी क्या है, तो टेस्ट में तो टॉप कर रहा है। फिर उसने कबूला कि सर मेरे 2 इधर भी अच्छे बैठते थे और 2 इधर भी अच्छे बैठते थे, उनको अच्छे आते थे तो मेरे को भी अच्छे आते थे। पर मैंने कहा भैया तेरे इस कर्म कांड के चक्कर में मेरे तो काम लग गए ना। फिर उसने जाके एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे नंबर ऐसे गड़बड़ आते थे, मैं चीटिंग करता था, और अब मैं जो है वो आगे से नहीं करूंगा और फिर से पढ़ के दूंगा। तो मतलब टेस्ट भी ईमानदारी से देना पड़ेंगे, पढ़ाई भी ईमानदारी से करनी पड़ेगी, सारी डिटेल भी घर पर जाएगी, सब अच्छा होगा। डरा बिल्कुल भी नहीं रहा है, वो भी डराने नहीं आए थे, मैं तो बिल्कुल डराता ही नहीं हूँ, मेरे से कोई डरता भी नहीं है। तो मेरा सब्जेक्ट आप आराम से पढ़िए। मीन मीडियन मोड तो शायद कुछ लोगों ने पढ़ भी रखा होगा इकोनॉमिक्स में, जिनका रहा होगा, या वो शायद मीन मीडियन मोड तो 9th-10th में ही पढ़ा दिया जाता है, सीबीएसई वगैरह में तो सभी दूर है। तो वही सब्जेक्ट है, अपने को उसको आराम से अच्छे से पढ़ना है, बिना घबराए पढ़ना है। अपनी मेहनत है, अपनी ईमानदारी है, सुनी सुनाई बातों पे ध्यान ना दे। मार्केट में जाओगे तो 100 में से 90 लोग बोलते हुए मिलेंगे सीए बहुत कठिन है, बोलेंगे। आप किसी को बोलोगे सीए कर रहे हैं तो वो बोलेगा क्या कर रहा, पागल हो गया क्या, और कुछ नहीं मिला क्या करने को। लेकिन
हमारे पास इतने सारे रिजल्ट हैं, आपके जैसे बच्चे आते हैं, छोटे 18-19 साल के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, 4-5 साल मेहनत करते हैं, और हमने देश में हजारों की तादाद में 15-20 हजार चार्टेड अकाउंटेंट दिए हैं। आपके जैसे बच्चे पढ़ते हैं, आते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट मिलते, बाद में मिलते, बड़ी खुशी होती। तो आप लोग भी बने रहे, सितंबर का अटेम्प्ट देना है, आईसीआई में सबको रजिस्ट्रेशन कराना है। सितंबर अटेम्प्ट की लास्ट डेट 30 अप्रैल है। 2 बार आपको आईसीआई से काम पड़ेगा। नंबर 1, आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो आप नीचे प्रीति मैडम से संपर्क कर लें। आप उनको डॉक्यूमेंट दे दीजिए, 10th की मार्कशीट दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, पेमेंट दे दीजिए 9,200 रुपए का, ईमेल आईडी फोन नंबर लिख के दे दीजिए, आपका यहीं से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको कहीं जाने की, भटकने की जरूरत नहीं है। जो एड्रेस आप अपडेट करेंगे फॉर्म में, उस एड्रेस पे आईसीआई आपको नोट्स भेज देगा। 15 से 20 दिन के अंदर आईसीआई की तरफ से आपको पूरी मॉड्यूल की जो किट है वो मिल जाएगी, चारों पांचों सब्जेक्ट की। दूसरी बार अपने को काम पड़ेगा कि सितंबर अटेम्प्ट के लिए हमें जुलाई में एग्जाम फॉर्म भरने पड़ेंगे। अभी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एग्जाम फॉर्म आएंगे जुलाई अगस्त में, तो उस समय हमको एग्जाम फॉर्म भरना है, वापस से एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे, जहां का सेंटर भरेंगे उस जगह जाकर के हमको एग्जाम देनी है। अगर आप बाहर से पढ़ने आए, सतना से पढ़ने आए इंदौर में, और आप इंदौर सेंटर भरते हैं तो आप इंदौर में एग्जाम देंगे। अगर आप सतना का सेंटर भरेंगे तो आप सतना में एग्जाम देंगे। लेकिन वो एग्जाम फॉर्म बाद में आएंगे, 10 से 15 दिन के लिए विंडो ओपन होती है एग्जाम फॉर्म भरने की। ये 2 काम आपको आईसीआई के साथ करने। जो कोर्स स्टडी मटेरियल आएगा वो भी पढ़ना है, एकेडमी के नोट्स भी पढ़ना है, और इसके अलावा हम सब आपको स्कैनर सॉल्व करवाएंगे। जैसे मैं भी आपको पिछले एग्जाम में आई हुई जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कराऊंगा। चैप्टर खत्म हो गया, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, पिछले एग्जाम में आए हुए लगभग 200-200, 250-250 क्वेश्चन हर चैप्टर के प्रीवियस एग्जाम में जो आए वो हम क्लास में सॉल्व करेंगे। इस 3 चीजों के अलावा चौथी चीज हमको कोई भी फॉलो नहीं करनी है। मॉड्यूल, नोट्स और स्कैनर। पढ़ाई संबंधित आज कोई भी बात नहीं हुई है। हम कल से क्या चैप्टर शुरू करेंगे बोल दो यार। हाँ, नहीं तो फिर कल सुबह मेरे को आना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, फिर दूसरों को इधर शाम को करना पड़ेगा मेरे को। बोलो। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपके पास मिल गए हैं, सबको मिले हैं, सब पढ़ करके आना। कल से हम इसको लिखना और पढ़ना दोनों शुरू करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।